हमने अपनी वीडियोस में जर्मनी के टैक्स सिस्टम के बारे में हमेशा से बातें करी हैं और हमने बताया है कि जर्मनी के जो टैक्सेस हैं वो बहुत हाई हैं और डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में भी अगर देखा जाए तो हमेशा से हायर साइड पे ही रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है कि जर्मनी के टैक्सेस आखिर इतने हाई हैं क्यों। वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मेरा नाम है शुभम। और मेरा नाम है मनहर। तो अगर हम चार बड़े पॉइंट्स की बात करें जिनकी वजह से जर्मनी के टैक्सेस हमेशा से हाई रहे हैं, वो ये हैं: यहाँ के हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स, यहाँ का सोशल वेलफेयर सिस्टम, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट जितनी इन्वेस्टमेंट करती है, और जर्मनी की ईयू मेंबरशिप। चलिए सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। जर्मनी में सबसे पहले 1883 में हेल्थ इंश्योरेंस को मैंडेटरी किया गया था सारे सिटीजन्स के लिए, और ये किया था उस टाइम के चांसलर ऑटो फोन बिस्मार्क ने। फिर इसी लेजिस्लेशन को एक्सपेंड करके जर्मनी के बेसिक लॉज बने, जिन बेसिक लॉज के अकॉर्डिंग जर्मनी एक वेलफेयर स्टेट होगा। और वेलफेयर स्टेट होने का मतलब है कि स्टेट के लिए जो ह्यूमन डिग्निटी है वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। और सभी पॉलिटिकल सिस्टम्स को ये इंश्योर करना होगा कि एक मिनिमम लेवल ऑफ वेलबींग, डिसेंट लेवल ऑफ वेलबींग सारे सिटीजन्स को मिलना चाहिए इन केस ऑफ इलनेस, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे कि सोशल वेलफेयर सिस्टम अब एक जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये आखिर है क्या, इसके अंदर ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से सिटीजन्स को इतना टैक्स कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो पहला है वोनगेल्ड। वोनगेल्ड एक ऐसा मुआवजा है कि अगर आप सरकार को प्रूव कर सकें कि आपके पास मंथली इतने पैसे नहीं आ रहे हैं अब कि आप अपना रेंट दे सकें, और आपको डर है कि लैंडलॉर्ड आपको घर से बाहर निकाल देगा आपकी फैमिली के साथ, तो अगर आप ये चीज़ सरकार को बता सकें तो सरकार स्पेशली आपको एक ऐसा मुआवजा देगी, इतने पैसे देगी कि आप अपना रेंट पूरा कर सकें और आपको घर ना छोड़ के जाना पड़े। मे बी आपको सरकार ऐसा भी बोल सकती है कि इस घर से निकल के आपको दूसरे घर में मूव कर दिया जाएगा जहां पे आप अपना रेंट दे सकें, क्योंकि उस घर का रेंट कम होगा। ये सारा कुछ पॉसिबिलिटी है, पर लेकिन आपको एक सपोर्ट जरूर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपना रेंट चुका सकें। तो दूसरा बेनिफिट है किंडरगेल्ड। किंडरगेल्ड एक ऐसा मुआवजा है जो कि जर्मनी की सरकार आपको बच्चे करने के लिए देती है। तो अगर आपके पास बच्चे हैं, एक बच्चा है, तो आपको पर मंथ 250 यूरोज आपको बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, सिंपली अपने बच्चे की टेक केयर करने के लिए, उसकी देखभाल इंश्योर करने के लिए। और अगर आपके पास दो बच्चे हैं तो 500 यूरोज। तो बेसिकली आपके पास कितने भी बच्चे हों, पर चाइल्ड आपको 250 यूरोज मंथली आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। तो अगला मुआवजा है मुटरशाफ्ट गेल्ड। मुटरशाफ्ट गेल्ड ये बताता है कि कोई प्रेग्नेंट मदर अगर प्रेगनेंसी के टाइम बीमार है, प्री या पोस्ट इलनेस से सफर कर रही है और वो जॉब नहीं कर पा रही है अपनी, तो स्पेशल एक मुआवजा मुटरशाफ्ट गिल्ड के अंदर आपको मिलेगा, जिससे कि आप अपनी और बच्चे की टेक केयर कर सकें। तो अगला मुआवजा इस सोशल वेलफेयर सिस्टम का है एल्टर्न गेल्ड। एल्टर्न गेल्ड एक पेरेंटल अलाउंस है जो कि यहाँ पे जर्मनी की गवर्नमेंट न्यू पेरेंट्स को देती है जो अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए। अगर आप न्यू पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए घर पे रहना चाहते हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको 14 महीने की पेड लीव्स देती है। उन 14 महीने में बिना कोई काम किए आपकी सैलरी का 60% आपके अकाउंट में पर मंथ जमा कराएगी गवर्नमेंट, जिससे कि आप घर पे रह के अपने बच्चे की देखभाल कर सकें। तो अगला बेनिफिट है क्रांकन गेल्ड, सिक लीव बेनिफिट। अगर आप जर्मनी में बीमार हैं और ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको अपनी छुट्टियों का कोटा एग्जॉस्ट किए बिना आपको अपनी सैलरी उन दिनों की आती रहेगी। भले ही आप एक हफ्ते के लिए बीमार हैं, 2 हफ्ते के लिए कि एक महीने के लिए, फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर्स नोट है और आप उसे अपने ऑफिस में सबमिट कर देते हैं, तो उन दिनों के लिए आप घर पे रह के आराम कर सकते हैं और आपको सैलरी भी आती रहेगी। आखिरी मुआवजे की बात कर लेते हैं इस सोशल वेलफेयर सिस्टम में, यह है किंडर क्रांकन गेल्ड। तो जो हमने क्रांकन गेल्ड के बारे में अभी बात करी, सिक लीव बेनिफिट, उसे आप सेम अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपके बच्चे घर पे बीमार हैं जिनकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी आप ये नोट सबमिट कर सकते हैं और उन दिनों के लिए आप घर पे रह के अपने बच्चे की देखभाल करें और आपको सैलरी आएगी। तो जैसे कि हमने देखा, इतने सारे मुआवजे सोशल वेलफेयर सिस्टम के अंदर जर्मन रेजिडेंट्स की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाते हैं। और इस डिटेल्ड सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए हर रेजिडेंट को, हर वर्किंग रेजिडेंट को यहाँ पे टैक्स में हायर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। पर जो ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये एक प्रोग्रेसिव कंट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी से परसेंटेज ऑफ अमाउंट कट रहा है इस कंट्रीब्यूशन के लिए, वो ज़्यादा होगा अगर आपकी सैलरी ही ज़्यादा है। उसके कंपैरिजन में जिसकी सैलरी आपसे बहुत कम है, वो कंट्रीब्यूशन एंड में कम दे रहा होगा। पर लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो सबके लिए इक्वल हैं। तो जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस में अगर समझें, तो आपकी अगर सैलरी हाई है तो आप ज़्यादा प्रीमियम दोगे अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कंपेयर टू उसके जिसकी सैलरी आपसे काफ़ी कम है। पर लेकिन हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की क्वालिटी एकदम सेम रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो जो अगला रीजन जो कंट्रीब्यूट करता है जर्मनी के हाई टैक्सेस में, वो है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट।
जर्मनी हमेशा से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ध्यान रखता आया है और बहुत पैसा स्पेंड करता आया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे और हाई क्वालिटी रहे। अगर पिछले 4 सालों की बात करी जाए तो ऑन एन एवरेज जर्मनी ने 116 बिलियन यूरो हर साल स्पेंड किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और ये जो नंबर है वो यूरोप में सेकंड हाईएस्ट है। इटली ही एक ऐसी कंट्री है जो जर्मनी से ज्यादा पैसा स्पेंड करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। हालांकि डब्ल्यूईएफ की रिपोर्ट में आया है कि जर्मनी का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो गिर गया है उसके रोड्स की वजह से। अभी जर्मनी 16th नंबर पे आ रहा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में। इस रीजन की वजह से जर्मनी प्लान कर रहा है कि 2030 तक वो 269 बिलियन यूरो स्पेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने रोड और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये जो सिर्फ अमाउंट है वो रोड और ट्रांसपोर्ट के लिए है, बाकी कितना अमाउंट जाएगा जर्मनी के आने वाले सालों में वो देखने वाली बात है। तो अभी तक हमने जितनी भी फैक्टर्स की बात करी वो जर्मनी के इंटरनल फैक्टर्स थे। अभी एक फैक्टर की बात कर लेते हैं जो कि एक्सटर्नल है, ईयू मेंबरशिप। तो यूरोपियन यूनियन का एक बजट है जिसमें सारी यूरोपियन मेंबर स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो जर्मनी भी सेम सभी मेंबर स्टेट्स की तरह उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। पर लेकिन जर्मनी जो कि यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसको सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है इस बजट में, क्योंकि ये भी अपने आप में एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है। तो 2021 में जर्मनी ने 33 बिलियन यूरोस का कंट्रीब्यूशन इसमें किया था। फ्रांस ने 26 बिलियन यूरोस का किया था, फॉलोड बाय इटली एंड स्पेन। ईयू का ये जो बजट है वो सबसे ज्यादा सबसे पहले कंट्रीब्यूट करता है यहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए। ईयू की जो इकोनॉमी है वो 99% बेस्ड है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंडस्ट्रीज पे। और यही स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज क्रिएट करती हैं बहुत सारी जॉब्स। हर 3 जॉब्स में से जो 2 जॉब्स है प्राइवेट सेक्टर में वो ये इंडस्ट्रीज क्रिएट करती है। तो यूरोपियन यूनियन का ये बहुत बड़ा मोटिव है कि ऐसी बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाए और नई नई जॉब्स क्रिएट की जाए सारे ईयू मेंबर स्टेट्स में इक्वली। जो दूसरा मेजर फैक्टर है जिसमें यूरोपियन यूनियन का बजट कंट्रीब्यूट करता है वो है ईयू का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड एंड रेलवे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, गैस पाइपलाइंस और ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काउंट करता है कि ईयू मेंबर स्टेट्स आपस में कैसे ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं। अगर ये इंटरलिंक्स जो है वो बेटर होंगे तभी नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी और बिजनेस करना और ट्रैवल करना आसान होगा। अगला बेनिफिट है एग्रीकल्चर में। कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी के साथ ये इंश्योर किया जाता है कि सारे मेंबर स्टेट्स को एक्सेस हो हाई क्वालिटी अफोर्डेबल न्यूट्रिशियस फूड की। इस बजट को यूरोपियंस की ओवरऑल सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस बॉर्डर इश्यूज जैसे कि असाइलम, माइग्रेशन, बॉर्डर कंट्रोल, टेररिज्म, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये सेंट्रल बजट का इस्तेमाल किया जाता है। टू फाइट अगेंस्ट क्राइम एंड टेररिज्म ऐसे प्रोग्राम्स में भी इस बजट के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि जॉइंट ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बहुत ही इजीली और क्विकली हो सके। एक और एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर लेते हैं जो कि है यूरोपियन ग्लोबल गेटवे। इस प्रोग्राम में भी सारी ईयू मेंबर स्टेट्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और स्पेशली जर्मनी को भी करना पड़ता है, जैसे कि वो यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और यूरोपियन ग्लोबल गेटवे जो है वो चाइना के बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। अगर आपको पता हो, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इनिशिएटिव है, स्पेशली उन कंट्रीज में जो कि थोड़ी अंडर डेवलप्ड है। ऐसी कंट्रीज में जाके चाइना जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट करता है और रिटर्न में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं जिससे कि उनके पोर्ट्स एंड हार्बर का कंट्रोल अज्यूम कर सके चाइना। इसके पीछे चाइना के क्या इंटेंशंस हैं ये किसी के लिए भी बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए इसके रिस्पॉन्स में यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम शुरू किया। इसके थ्रू यूरोपियन यूनियन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को मच बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करने की कोशिश करता है इन कॉम्पिटिशन टू चाइना, जिससे कि फाइनली ये कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के क्लोज आ सकें और चाइना से दूर जा सकें। और इस यूरोपियन ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम का जो 2023 का स्टेटस है वो ये है कि इसमें 87 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कैरी आउट किया जाएगा अंडर डेवलप्ड नेशंस में। और यूरोपियन यूनियन 2027 तक 300 बिलियन यूरोस इस पे स्पेंड करने का प्लान कर रही है। तो इन सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको पता लग ही गया होगा कि जर्मनी के टैक्सेस इतने हाई क्यों हैं। क्योंकि जो जर्मनी है वो अपनी इंटरनल डेवलपमेंट का तो सोचता ही है, ओवरऑल यूरोपियन यूनियन और अब तो वर्ल्ड लेवल पे भी पूरा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है डेवलपमेंट में।